यार लगता ही नहीं इनके अलावा कोई और प्ले भी कर पाएगा इस कैरेक्टर को। किंग ही थे बोसमैन साहब, सच में भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। वेलकम टू गालबाज दोस्तों। आज हम ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर के ऊपर बात करने वाले हैं। एज यूजुअल ये एक स्पॉइलर डिस्कशन होने वाला है, जिसमें हम जानेंगे कि कैसे इस फिल्म ने बहुत सारे कॉलबैक्स दिए हैं पार्ट 1 को, और कैसे इसके राइटर्स की कलाकारी ने रील और रियल लाइफ की लाइन को ब्लर कर दिया है। बस यू फोक्स स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। तो कहानी आगे बढ़ती है। वकांडन्स एक तरफ टिचाला के शोक में है, दूसरी तरफ दुनिया से किए गए वादे को भी निभाना है कि हम अपने रिसोर्सेज शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। नेमोर के अटैक को यूएस गवर्नमेंट वकांडन्स का अटैक समझ रही है। अब यूनाइटेड नेशंस के सामने क्वीन रामोंडा की पेशी है, जो कि अपनी इलेक्ट्रीफाइंग स्पीच के थ्रू कह रही है कि हमें कमजोर ना समझें आप लोग। वाइब्रेनियम के मीटियोर और जगह पर भी गिरे हैं। एक अंडर वाटर ट्राइब रिरी विलियम्स के वाइब्रेनियम डिटेक्टर मशीन की वजह से एक्सपोज हो सकती है। नेमोर ऐसा नहीं चाहता। या तो वकांडन्स उसके साथ अलायंस कर लें या फिर उसके रैथ के लिए तैयार हो जाएं। शूरी विद द हेल्प ऑफ हिज हर्ब उसको घुटने टिकवा देती है, ब्लैक पैंथर के मेंटल को आगे बढ़ाती है और उम्बाको को करंट किंग बनाकर नाकिया के पास चली जाती है। तो चलो पहले इसके कॉलबैक्स की बात कर लेते हैं। जैसे आउटसाइड वर्ल्ड में पार्ट 1 में क्लॉ को पकड़ने का मिशन था, यहाँ रिरी विलियम्स को सेफली वकांडा लाने का मिशन रहा। वहाँ पर भी एक एड्रेलिन रश वाला चेस सीक्वेंस था। यहाँ पर भी ऐसा ही है। वहाँ पर भी इसके बाद बिगर थ्रेट के दर्शन होते हैं। यहाँ पर भी तालोकन्स आकर शूरी को किडनैप करके लेके जाते हैं। वहाँ पर भी वकांडा के लेवल का थ्रेट था। यहाँ पर भी उनकी टक्कर का आदमी खड़ा है। दोनों विलन्स की अपनी जगह कॉज गलत नहीं थे। दोनों ही विलन्स ने डीपली असर छोड़ा वकांडन्स पर। एक ने उनको अपनी रिसोर्सेज शेयर करने को कहा, तो दूसरे ने बताया कि यू आर नॉट द मोस्ट पावरफुल नेशन इन द वर्ल्ड। दोनों ही पार्ट्स में नाकिया की एक्सीलेंट स्पाई स्किल्स एक अहम पार्ट प्ले करती हैं। फर्स्ट में नाकिया अंडरवर्ल्ड गैदरिंग में एंट्री दिलवाती है, जहां पर वो आर्टिफैक्ट बेच रहा था। सेकंड पार्ट में वो अपनी इन्हीं स्किल्स का यूज करके पहले लोकल से तालोकन का रास्ता पूछती है और फिर शूरी को बचा कर लेके जाती है। मानते हैं कि क्वीन रामोंडा का ये मूव एक डेस्परेट मूव था, लेकिन वो भी तो अपने लास्ट सगे संबंधी को खोना नहीं चाहती थी ना, इस वजह से उसने ऐसा करा। जैसे हमें आयरन हार्ट के एडवेंचर्स पर एक सीरीज मिल रही है, वैसे ही अगर नागिया के कुछ लिटिल एडवेंचर्स पर हमको मिल जाए तो मजा आ जाएगा। शूरी के कैरेक्टर की ग्रोथ में भी बहुत सारे कॉलबैक्स हैं, बताता हूँ कैसे। जब रामोंडा उसे रिमेनिंग गुड्स को जलाने वाले रिचुअल्स के लिए कहती है, तो उस टाइम शूरी कहती है कि वो अपने कपड़े नहीं बल्कि पूरा वर्ल्ड जला देना चाहती है। यहाँ पर एकदम आपके कानों में ये लाइन गूंज उठेगी। लगभग वो अब किलमॉन्गर की एंगर स्टेट में पहुंच चुकी है। एंड यू नो, उसको किलमॉन्गर एंसेस्टर प्लेन में दिखाई भी देता है। और यहाँ भी आपको वही बदले की आंख दिख रही है। शूरी वैसी ट्रेडिशनल रिचुअल्स को नहीं मानती, और इस इंसिडेंट के बाद तो उसके बिलीफ और कम हो रहे हैं। लास्ट में जब वो नेमोर को लगभग हरा ही देती है, वहां पर भी वो अपने भाई की मेंटल स्टेट में चली जाती है। एस किलमॉन्गर रेफर्ड टू नोबल किंग टिचाला ने अपने बाप के हत्यारे जीमो को छोड़ दिया था, उसका पर्सनल कॉज जानकर, क्योंकि उसने भी एवेंजर्स की वजह से अपने पूरा खानदान को खोया था। बोले इसको जिंदा रखना ही इसकी सबसे बड़ी सजा होगी। उसी तरह वो नेमोर को छोड़ देती है। लेकिन अगर गौर से देखो तो यहाँ टिचाला का इन्फ्लुएंस थोड़ा ही है। यहाँ बात कहीं डीप जा रही है। उसी मोमेंट पर कई चीजें एक साथ चल रही हैं उसके दिमाग में, कि इसको मारने पर हम एक इटरनल वॉर ऑफ वेंजेंस को जन्म दे रहे हैं। बोले हमारी वजह से हमारी पूरी आवाम क्यों सफर करे। यहाँ पर उसकी माँ की टीचिंग्स भी एको कर रही हैं। टिचाला को भी नियर डेथ एक्सपीरियंस हुआ, शूरी को भी हुआ। जहाँ टिचाला ने उस समय अपने फादर से कॉन्फ्रंटेशन की, वहीं शूरी को उसकी माँ दिखी। उन्होंने ही इस ग्रेटर सेक्रीफाइस के लिए उसको ट्रिगर किया। 2 पार्ट्स में क्या आर्क मिली है इस कैरेक्टर को यार। क्या आप इमेजिन कर सकते हो फर्स्ट हाफ में चुटकुले छोड़ने वाली शूरी को यहाँ नियर डेथ एक्सपीरियंस लेते हुए। इस एक्सपीरियंस ने शूरी के ट्रेडिशनल बिलीफ्स को भी बढ़ा दिया। चलो कॉलबैक्स से आगे बढ़ते हैं। फिल्म देखने से पहले मन में सवाल यही था कि टिचाला की डेथ को फिल्म में किस तरह से हैंडल करेंगे ये लोग। एक डर था कि कहीं कुछ फैंसी ना कर बैठे हैं ये लोग, लेकिन जिस सिंपलिसिटी से उन्होंने इस संवेदनशील मुद्दे को डील किया वो काबिले तारीफ है। एक जगह पर आगे तो इन लोगों ने रील और रियल लाइफ की लाइन ही ब्लर कर दी। जैसे रियल लाइफ में कैंसर एक इनक्योरेबल डिजीज है, बिल्कुल यही ही फिल्म में भी दिखाया गया कि टिचाला एक इनक्योरेबल डिजीज से मरे। फिल्म में इसका क्योर ढूंढने को एक रनिंग थीम की तरह यूज किया गया, जिससे कई चीजें निकली। इसको समझने से पहले सबसे पहले आप ये डायलॉग पढ़ो। शूरी को हार्ट शेप हर्ब किसी ट्रेडिशन को जिंदा रखने के लिए नहीं चाहिए, बस उसको अपने भाई को बचाना था। वैसे इन वे वो हार्ट शेप हर्ब जलाकर
किलमॉन्गर का बदला अब पूरा हुआ। यही क्या ढूंढने का मोटिव हमें नेमोर के दिए गए ब्रेसलेट तक लेकर गया। उसकी ट्रेजिक बैक स्टोरी जानी, उसके ब्रेसलेट से हर्ब निकला जिससे शूरी अब ब्लैक पैंथर बनी। आप देख रहे हो ना, यही खोज हमें कहाँ तक लेकर गई। इसी की वजह से ही उसके बिलीफ्स थोड़े बदले और उसे अपने ट्रेडिशंस पर भी विश्वास हुआ। इवन क्योर मिलने से पहले फेल होने और अपनी टेक्नोलॉजी को सही साबित करने के लिए, या कहें ब्लैक पैंथर मेंटल को गलत साबित करने के चक्कर में, वो 2 सूट और बना गई जो बाद में ओकोए और उसकी बहन ने यूज की। ये कैंसर का क्योर ढूंढने का मेटाफोरिकल क्वेस्ट ही सारे की इवेंट्स को ट्रिगर करता है। क्या ट्रिब्यूट है बोसमैन साहब के लिए? क्या कलाकारी है राइटर्स की? मान गए भाई साहब। राइटर्स की कलाकारी के जिक्र को ही जरा अब दूसरी दिशा में मोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। नेमोर को कॉमिक्स में एटलांटियन कहा गया है। यहाँ ऐसा करते तो एक्वामैन से कंपैरिजन होने लगता। अब एक्वामैन की बात छिड़ी है तो एक सवाल मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ। अंडर वाटर किंगडम का डिपिक्शन आपको किस फिल्म में ज्यादा अच्छा लगा, एक्वामैन या वकांडा फॉरएवर? बताओ कमेंट करके। मेरे हिसाब से दोनों ही अपनी जगह ठीक थे। जहाँ एक्वामैन में स्टाइल ओवर सब्सटेंस था, वहीं यहाँ सब्सटेंस को प्रायोरिटी दी गई है ओवर स्टाइल। ऑफ द टॉपिक नहीं जाते हैं और इस फिल्म पर आते हैं। कलाकारी सुनो अब। यहाँ पर इस कैरेक्टर का चेंज भी कई हद तक रियल और रियल लाइफ की लाइन को ब्लर करता है। यहाँ पर नेमोर की बैक स्टोरी में यूरोपियन कॉलोनाइजर को उनके द्वारा लाई गई स्मॉल पॉक्स डिजीज को नेमोर की स्टोरी से टाई कर दिया गया है। नेमोर से प्रेग्नेंट माँ और उसकी ट्राइब के लोग मरने वाले हैं। डेस्परेट लोग हार्ट शेप हर्ब ढूंढ लेते हैं और नियर डेथ मूवमेंट एक्सपीरियंस करते हैं और सुपर ह्यूमन एबिलिटी पा लेते हैं। म्यूटेंट नेमोर पैदा होता है जो पानी और सरफेस दोनों में ही इम्यून है। उसकी यही यूनिकनेस और उसके बड़े कान प्लस उसके पैरों में पंख उसको अपनी ट्राइब का एक गॉड फिगर बना देते हैं। बंदा अपनी सही जिंदगी जी रहा था अंडर वाटर, बस सरफेस पर आकर अपनी माँ को एक प्रॉपर बैरियल देना चाहता था, लेकिन बाहर आकर क्या देखता है कि यहाँ पर तो स्पेनिश कॉलोनाइजर ने कब्जा जमा रखा है। देख रहे हो आप लोग कितनी खूबसूरती से यहाँ भी रियल और रियल लाइफ की लाइन को ब्लर करा जा रहा है। उन लोगों को मारकर वो सरफेस वर्ल्ड से अपने वॉर का ऐलान सा कर देता है और लगभग अपनी ह्यूमन साइड को भी खत्म कर देता है। अब अगर उसकी प्राइवेसी फिर इन्वेड होगी तो उसको तो बाहर के लोग इन्वेडर्स या कॉलोनाइजर्स ही नजर आएंगे ना। यहाँ पर ही पार्ट 1 का कॉल बैक है, जहाँ पूरी ह्यूमैनिटी को किलमॉन्गर ने अपने लोग माना और कहा कि सब डिजर्व करते हैं ये रिसोर्सेज। वही नेमोर ने भी अपनी ट्राइब के लिए सब कुछ किया, कंडीशन जो भी रही, लेकिन बंदा ऑनर में पीछे नहीं था, प्रॉपर युद्ध लड़ा। बोले जो लोग मर गए हैं शोक मनाओ उनका, आऊंगा मैं अपनी फोर्स लेकर दोबारा। बंदे का नेकलेस भी शूरी को देना यही दिखाता है कि कितने सच्चे मन से वो वकांडा के साथ अलायंस करना चाहता था। राइटर्स की कलाकारी ने ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर को काफी अलग फिल्म बना दिया है, जो हमें वॉर ट्रिगर करने से ज्यादा वॉर को प्रिवेंट करने का मैसेज देती है। अभी बहुत कुछ बाकी रह गया है इस फिल्म के बारे में बात करने के लिए। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को अच्छा प्यार दिया तो फिर इसका पार्ट 2 भी आएगा। तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखिए कि हाँ आप इसका पार्ट 2 देखना चाहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।